ऑक्सीमोरोन अंग्रेजी के वैसे जुमलों को कहते हैं जिसमें शुरुआती शब्द का अर्थ बाद वाले शब्द से बिल्कुल उल्टा हो। उदाहरण के तौर पर ओरिजिनल कॉपी। अगर कोई चीज ओरिजिनल है तो वो कॉपी कैसे हो सकती है, और अगर कोई पहले ही कॉपी है तो वो ओरिजिनल नहीं हो सकती। तो ओरिजिनल कॉपी में पहला शब्द जो है वो दूसरे वाले शब्द का बिल्कुल उल्टा है। इसे हिंदी में अगर आप समझना चाहें ऑक्सीमोरोन को, तो इसके लिए कोई समानार्थक शब्द, एक शब्द हिंदी का उतनी आसानी से नहीं मिलेगा आपको। लेकिन अगर आप ऑक्सीमोरोन को समझने के लिए उदाहरणों को खोजने की कोशिश करें तो बड़ी आसानी से आपको मिल जाएंगे। ओरिजिनल कॉपी को ही सरकारी दफ्तरों में बड़ी आसानी से मूल प्रति कह दिया जाता है। अब अगर कोई चीज मूल है तो वो प्रति नहीं हो सकती, और अगर प्रति है तो मूल नहीं हो सकती, लेकिन इस्तेमाल मूल प्रति ही की जाती है। और सरकारी दफ्तरों में काम करने वालों के लिए आपने नौकरशाही शब्द तो जरूर सुना होगा। नौकरशाह, नौकर यानी जो आपका दास हो, आपके लिए काम करता हो, और शाह जो आप पर शासन करता हो। तो भैया जो शुरुआती शब्द है वो फिर से बाद वाले शब्द का बिल्कुल उल्टा है, ऑक्सीमोरोन है। हिंदी में इसके लिए शब्द नहीं आता, लेकिन हिंदी में इसके लिए उदाहरण ढूंढना हो तो आपको बस सरकारी दफ्तरों तक जाना पड़ेगा। बिहार में ऐसी ही सरकारी व्यवस्था की, ऐसी ही नौकरशाही की बात अगर हम लोग करें तो हम लोग देखते हैं कि भैया ये नौकरशाही जो होती है इसमें भी कई स्तर होते हैं। मतलब जैसे अगर कोई आईएएस अफसर हो तो वो जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वाले होते हैं ना, उनको अपने से थोड़ा नीचे, थोड़ा सा ओछा समझता है। जब रिटायर कर चुके हों कर्मचारी, जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे, विभागीय मजबूरियां होती हैं, आपको तो पता ही है। लेकिन जो लोग रिटायर कर चुके होते हैं उनसे जब आप पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रमोटी आईएएस कहलाना बड़ा ही बुरा माना जाता है। समझ रहे हैं ना, प्रमोटी आईएएस। तो ऐसा होता है, और ऐसा हाल में ही होता तब दिखा जब एक पाठक जी, जिनका वीडियो एएनआई के एक बड़े पत्रकार ने ट्विटर पर डाल दिया था, उनका एक वीडियो सामने जब आया तब हमें पता चला कि भैया किस तरह से एक आईएएस अफसर बीपीएससी वालों को ट्रीट करता है। मतलब यूपीएससी वाला बीपीएससी वालों के साथ कैसे व्यवहार करता है, ये आपको उस वीडियो में सुनाई दे जाएगा। हो सकता है आपने वो वीडियो सुना भी हो, देखा भी हो, नहीं देखा तो देख लीजिए। इस पर चेन्नई में आदमी साला बाएं से चलता है, यहाँ देखे हो किसी को बाएं से चलते? लाल लाइट पे हॉर्न बजाते देखे हो चेन्नई में किसी को? यहाँ साला ट्रैफिक पे खड़ा होकर पे 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 हॉर्न बजाएगा, देखे नहीं हो क्या तुम लोग? दिल्ली रोड पे साला लाल लाइट भी है, पे पे भी करेगा। तो साला यहाँ का आदमी आदमी है भैया। डिप्टी कलेक्टर साले का ये हाल है। अब मैं सालों के मैं अरे जरा 2-4 लोग लिख के दो तो कागज पे, साला डिप्टी कलेक्टर पे इनकी ऐसी तैसी कल जरा भेजो इसको मेरे को, मैं इसका भाषा का बैठ में जाता हूँ। और इसको 13 तारीख को हम लोग और डिस्कस करेंगे वेडनेसडे को। इस वीडियो को पूरा सुन लें तो इसमें जनता के बारे में भी कई बातें की गई है। पाठक जी को लगता है कि जो चेन्नई की सड़कें हैं वहां पर लोग जो होते हैं वो क्या वेल बिहेव्ड, क्या वेल मैनर्ड, एकदम एलीट टाइप हैं, और बिहार में इन्हें तो कुछ आता ही नहीं। अरे सड़क पर बाएं तरफ से चलना चाहिए वो तक नहीं जानते, गए गुजरे बिहारी कहीं के। लाल बत्ती पर हॉर्न दिए जा रहे हैं, पी पा, बिहारी कहीं के। आपको तो पता ही है, चेन्नई में बच्चा जैसे ही मां के पेट से पैदा होता है तो मां के पेट से ही वो ड्राइविंग सीख कर पैदा होता है, सिखाना खाना नहीं पड़ता उसे। और बिहार में सिखाया जाओ सिखाया जाओ सिखाया जाओ, तो अभी बाईं तरफ से सड़क पर चलना है ये तक नहीं सीख पाए हैं, बिहारी कहीं के। अब भैया आईएएस अफसर साहब जब ऐसे अभियोग लगाएंगे तो किसी न किसी को तो पूछना पड़ेगा, किसी न किसी को तो जवाब देना पड़ेगा। अब जवाब क्यों देना पड़ेगा? जवाब इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि आईएएस अफसर जो होते हैं बिहार के, उनकी ये रेगुलर आदत है, आम जनता को अपनी जूते की नोक से कहीं आगे वो बढ़ने नहीं देते, जूते की नोक पर ही रखते हैं। वहां तक भी पहुंच जाए तो हमको लगता है कि भैया जूते गंदे हो जाते होंगे। अब ये जो जूते की नोक पर रखने की उनकी आदत है, ये हाल में ही दिखी थी, कई अखबारों में छपा भी था, जब महिला एवं बाल कल्याण विभाग की जो प्रमुख हैं, डब्ल्यूडीसी की प्रमुख, उन्होंने एक 8वीं कक्षा की बच्ची को कह दिया था कि आज
सैनिटरी पैड मुफ्त मांग रही हो, कल को कॉन्डोम मुफ्त मांगोगी। कुमारी है और मैं कमला नेहरू नगर पटना से आई हूँ। मैम जैसे हर कुछ के लिए तो सरकार देती ही है, जैसे कि पोशाक का, छात्रवृत्ति, तो क्या मतलब 20 और 30 रुपये का ये विस्पर नहीं दे सकते हैं? अच्छा, ये जो तालियां भी बजा रहे हैं, इस मांग का कोई अंत है? 20 और 30 रुपए का विस्पर भी दे सकते हैं, कल को जीन पैंट भी दे सकते हैं, परसों को सुंदर जूते क्यों नहीं दे सकते हैं, नर्सों को वो नहीं कर सकते, और अंत में जब परिवार नियोजन की बात आएगी तो निरोध भी मुफ्त में ही देना पड़ेगा, है ना? सब कुछ मुफ्त में लेने की आदत मैम, जो क्यों सरकार की हित में जो सरकार को देना चाहिए वो सरकार से लेने के लिए तुमको जरूरत क्या है? अपने आप अपने को इतना संपन्न करो, सरकार को उसके लिए छोड़ो जिनके लिए एकदम भी कुछ नहीं है। तब तक कैसे होगा मैम? क्या मतलब छोटा बच्चा है वो, जब तुम लोग छोटी बच्ची हो, हम छोटी नहीं है, बाकी तो जो है हमारे पीछे है। तो सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, लेकिन ये जो सोच है ना कि सरकार हमें 20 रुपए 30 रुपए नहीं दे सकती है, ये सोच गलत है। सरकार बहुत कुछ दे रही है और बहुत जगह पहुंच भी रहा है। के लिए भी आती है कितना अच्छा से, क्या वोट लेने के लिए आती है तो उस टाइम नहीं। अच्छा, मत दो तुम वोट, सरकार तुम्हारी है, बेवकूफी की इंतहा है। नहीं, मत दो तुम वोट, बन जाओ पाकिस्तान। मैम हम हिंदुस्तान में तो पाकिस्तान में क्यों हाँ, तो फिर वोट का क्या महत्व है? और वोट तुम पैसे के एवज में देती हो, सुविधाओं के एवज में देती हो। जब वोट लेने आते हैं तो तुम तो अलग से खड़ी हो, तुमको पहले वोट की महत्वता समझाएं। और ये बात जो ताली भी बजा रहे हैं कि सैनिटरी पैड देने के लिए सरकार को पैसे देने चाहिए, जरा हाथ उठाइए तो कितने लोग डोनेट करने को तैयार हैं सैनिटरी पैड फंड में? चलिए जरा हम भी देखें। 1 2 वेरी गुड, 3 4 5, चलिए आइए। महिलाओं को, इन्हीं लड़कियों को जरूरत है, कम से कम इनके कॉलेज में तो सैनिटरी पैड फंड बन जाए। लेकिन अभी भी सिर्फ 5 ही लोगों ने हाथ उठाया, तालियां तो इससे ज्यादा पड़ी थी। 6, चलिए। अच्छा जो होता था वो लहरिया कट मार के परेशान करना, दूसरे लोगों को सड़क पर आ जा रहे दूसरे लोगों को परेशान करना, तंग करना, वो सीख ही नहीं पाता था। तो लहरिया कट मारने वाले लड़कों की समस्या भी नहीं होती थी। दूसरी एक बात यह भी थी कि ज्यादातर लोग जो उस दौर में थे वो पैसे का दिखावा करने के इतने शौकीन नहीं थे, तो गाड़ियां जिन लोगों के पास होती थी, मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो, वो थोड़े सभ्य संस्कृत लोग होते थे और बदतमीजी या शो ऑफ में उतना यकीन नहीं रखते थे। आजकल गाड़ियां काफी कम उम्र के लोगों को मिल जाती है और शो ऑफ नहीं करना चाहिए। सड़क शो ऑफ करने की जगह नहीं होती, रेस लगाने की जगह नहीं होती। ये अगर उन्हें समझाया ना जाए, बताया ना जाए तो गलतियां तो होगी। अब आप कहेंगे कि भैया जब कुछ साल पहले तक, 1 दशक पहले तक, 2 दशक पहले तक घर के बड़े सिखा रहे होते थे, तो अब उन्होंने अचानक से सिखाना बंद क्यों कर दिया? तो भैया बंद इसलिए कर दिया क्योंकि अब मैदान नहीं बचे। खुले मैदान में जहां गाड़ियां चलाना सिखाते थे लोग, पटना में पशुपालन विभाग का एक विश्वविद्यालय है और उसके सामने जो मैदान है एयरपोर्ट के पास ही है, पटना के एयरपोर्ट से बिल्कुल पास में है, मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं होगा। तो वहां पर लोग गाड़ियां चलाना सीखते थे। पशुपालन विभाग ये वाला वही वाला है जहां पर चपरासी क्वार्टर में किसी दौर में लालू यादव रहा करते थे। और ये जो मैदान है, ये मैदान, इसके बारे में आप नहीं जानते ऐसा भी नहीं है, न्यूज में आपने इसे देखा होगा। लालू प्रसाद यादव जी के बड़े बेटे यानी तेज प्रताप यादव जी की शादी में वो जब केक वेक छीन रहे थे, कोल्ड ड्रिंक और मिठाइयों के लिए छीना झपटी हो रही थी, वो जो खबर आपने देखी थी ना, तो वो जो शादी हो रही थी वो इसी पशुपालन विभाग के मैदान में हो रही थी। तो ये जो पशुपालन विभाग का मैदान है, यही खुला मैदान था जहां पर गाड़ियां चलाना लोग सीखते थे। यही किनारे की तरफ एक जगह थी जहां पर जो मोटर व्हीकल लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाता है, कार चलाने के लाइसेंस के लिए, मोटरसाइकिल चलाने के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया जाता है, उसकी जांच भी यहीं इसी मैदान में एक कोने पर होती थी। तो लोग सीखने के लिए भी यही जगह इस्तेमाल करते थे। इस जगह के आसपास जो चीजें हैं वो भी कुछ वैसी ही है, जैसे बीएमपी का ट्रेनिंग ग्राउंड है, कुछ एयरपोर्ट का थाना है, एक यूनिवर्सिटी जैसी है। तो पूरी सड़क जो होती है वो खाली होती है। तो मैदान में एक बार जब आप चलाना सीख जाएं तो सामने की सड़क पर कार चलाते थे।
अब इस इकलौते मैदान में, जी हां, पटना का ये इकलौता मैदान था जहां पर आप कार चलाना सीख सकते थे, मोटरसाइकिल चलाना खुले मैदान में एक बार गियर वगैरह बदलना सीख सकते थे। इस मैदान के चारों तरफ बना दी गई है दीवार, तो अब आप इसमें घुस नहीं सकते। तो यहां पर आप गाड़ी चलाना सीखेंगे नहीं, आपका परिवार या आपके घर के बड़े लोग आपको गाड़ी चलाना सिखाएंगे नहीं। और चेन्नई वालों की तरह आप मां के पेट से गाड़ी चलाना सीख के तो पैदा नहीं हुए हैं, है ना। तो पाठक जी जो कहते हैं कि बाईं तरफ से नहीं चलता, तो भैया बाईं तरफ से चलना उसे सिखाया किसने था? आपने स्कूल के सिलेबस में डाल के रखा है। स्कूल के सिलेबस में आप पढ़ाते हैं कि बाईं तरफ से चलो। कौन सा एग्जाम होता है जिसको पास करना पड़ता है, जिसमें ये लिखना पड़े जवाब में कि ट्रैफिक के नियम ऐसे ऐसे होते हैं, गाड़ियों के बारे में आप सिखाते हो, बताते हो, क्लच गियर क्या होता है, ऐसा किसी पाठ्यक्रम में है? विदेशों में जैसा दिखाते हैं कि स्कूल में गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, वैसा तो बिहार के स्कूलों में होता नहीं। चलिए मान लीजिए कि अगर होता भी है, तो 2015 का डेटा कहता है कि पहली कक्षा में जो विद्यार्थी दाखिला लेते हैं उसमें से 38 विद्यार्थी, 100 में से 38 विद्यार्थी 10वीं की परीक्षा पास करते हैं या 10वीं की परीक्षा देने जाते हैं। तो भैया 60 विद्यार्थी तो पहले ही स्कूल से बाहर हो गए। तो मान लीजिए अगर आप 10वीं में गाड़ी चलाना सिखा भी रहे हैं तो उन्होंने नहीं सीखी। तो जब आपने सिखाई नहीं, आपने बताया नहीं, तो उसे नहीं आता, तो इसमें उसकी गलती नहीं है, गलती तो आपकी है, आपने अपना फर्ज पूरा नहीं किया। आपकी जन कल्याणकारी सरकार है, संविधान आपका ऐसा ही कहता है ना, जिस संविधान की शपथ लेते हैं। तो जन कल्याणकारी सरकार जो थी, उस जन कल्याणकारी सरकार ने जनता के कल्याण के लिए उसे गाड़ी चलाना नहीं सिखाया। तो गाड़ी को वो ले जाएगा बाईं तरफ से, कभी कभी दाहिनी तरफ से, कभी वो ट्रैफिक सिग्नल पे हॉर्न भी देगा, वो बदतमीजी से गाड़ी चलाएगा, लहरिया कट भी लेगा, और आपकी पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी। क्यों नहीं कर पाएगी? क्योंकि आपकी पुलिस तो व्यस्त है ना। वो गाड़ी के कागज थोड़ी देखती है, वो तो डिक्की खोल के देखती है, मुंह सूंघ के देखती है। क्या देखती है पता है ना? अरे याद आ गया। तो भाई ऐसा है कि ये जो एनजीओ वाली भाषा होती है ना, ये असल में एनजीओ वाली भाषा भी नहीं होती, असल में तो ये वर्ल्ड बैंक वाली भाषा होती है। जिस भाषा में वर्ल्ड बैंक लिखता है उसी भाषा में एनजीओ लिखते हैं, उसी भाषा में फिर यूनिसेफ और डब्ल्यूएचओ जैसे संगठन लिखने लगते हैं, उसी भाषा में आपके आईएएस अधिकारी वगैरह भी अपनी रिपोर्ट लिखते हैं। तो उस भाषा में जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन होता है ना, आप उस मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के राज्य में हैं। यहां 56% से ऊपर आबादी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन में निकलेगी। 48% के आसपास की आबादी ऐसी है जो कि युवा वर्ग जिसको कहा जाता है उसमें आती है, और इनको न तो आपने कोई ट्रेनिंग दी है, न इनको आपने कोई प्रशिक्षण दिया है, न इनके लिए आपने कोई रोजगार वगैरह का इंतजाम किया है। ये खाली बैठे लोग अगर आज परेशानी का सबब बन रहे हैं तो इसके लिए कहीं ना कहीं आप खुद जिम्मेदार हैं। तो सबसे पहले जो ये अपना ऑक्सीमोरोन होता है ना कि सिखाया पहले खुद कुछ नहीं, और जब किसी को देखा कि उसे नहीं आता है तो इल्जाम भी उसी के सर थोप दिया कि तुम्हें आता क्यों नहीं। तो भैया सिखाया कब था तुमने? जो जिम्मेदारी आपने पूरी नहीं की उस जिम्मेदारी की बात कीजिए ना। कितनी देर तक आप अधिकारों की बात करते रहेंगे? और कितने अधिकार चाहिए आपको? सारे अधिकार तो आपने समेट के रखे हुए हैं। तो अधिकारों की थोड़ी बात बंद कीजिए और अपने कर्तव्यों की बात कीजिए। तो आईएएस ऑफिसर साहब, माय डियर आईएएस ऑफिसर साहब, सम्माननीय आईएएस अफसर साहब, कृपया ये बताइए कि आपके जो कर्तव्य थे वो आप कब पूरे करेंगे? ये जो गाली गलौज वाली भाषा होती है, इसमें बिहार के लोगों से बात करना आप बंद कब करेंगे? सोचिए कि जो आदमी अपने साथ के ऊंचे ऊंचे अधिकारियों को ऐसी गालियां दे रहा होता है, वो आदमी आम आदमी से, एक साधारण रिक्शा चालक से जो कि गलती से सड़क की बाईं तरफ नहीं दाईं तरफ है, उससे कैसे बात करता होगा? मां बहन से नीचे की गालियां तो नहीं ही देते होंगे पाठक जी? क्यों? ऐसा ही है ना। बिहार सरकार का नियंत्रण उसके अपने अधिकारियों पर से खोता जा रहा है। यह शिकायत ऐसा नहीं है कि ये मेरी शिकायत है या आम आदमी की शिकायत है। यह शिकायत मुझसे पहले सुधाकर सिंह नाम के एक मंत्री कर चुके हैं। उस मंत्री का पद, मंत्रालय सब जो है वो चलाया गया। सुधाकर सिंह जी, अगर आपको नाम नहीं पता हो तो बता दें कि सुधाकर सिंह थोड़े दिन पहले कृषि मंत्री हुआ करते थे, और सुधाकर सिंह ने कहा था
कि मैं तो चोरों का सरदार हूं क्योंकि मेरा जो मंत्रालय है वो चोरों का अड्डा है, और इसके बाद उनका मंत्रालय चला गया था। तो अधिकारियों के खिलाफ जब आप बात करते हैं तो नीतीश सरकार जो है वो आपके साथ ऐसे ही बर्ताव करती है। दूसरे जिस अधिकारी की बात हम लोग कर रहे थे शुरुआत के दौर में, जो छोटी बच्चियों से अश्लील भाषा में बात करती हुई दिखी थी, अशोभनीय भाषा में बात करती हुई दिखी थी, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई हुई हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जिस विभाग की प्रमुख थी उस विभाग की प्रमुख तो हैं ही, इसके अलावा उनके पास एक और भी अच्छा विभाग रहा है काफी लंबे समय तक। इस विभाग को खनन का विभाग कहते हैं। उम्मीद है कि आप इस बारे में सोचेंगे, एक बार विचार करेंगे कि हमारे पास अधिकारी कैसे हैं और वो कब तक अपने अधिकारों की ही बात करते रहेंगे, कब अपने कर्तव्य निभाना शुरू करेंगे। और अगर कर्तव्य निभाना नहीं शुरू करेंगे तो क्या ऐसा नहीं है कि हमें सरकार बदल देनी चाहिए? कितनी देर तक प्रतीक्षा और की जाए? बदलना तो पड़ेगा। या फिर दूसरा तरीका जो है उसमें गाली खाते रहिए। पुरानी आदत है, 1.5-2 दशक की गाली खाने की आदत तो होगी ही, चाहे बिहार के अंदर हो चाहे बिहार के बाहर हो। बिहारी शब्द तो गाली होता ही है ना, क्यों? धन्यवाद।